तो क्या हालचाल, बढ़िया। तो देखो, 6th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया, 4th सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है। 4th सेमेस्टर का एग्जाम का रिवीजन वीडियोस आज से अपलोड होना चालू होगा। देखो, अपना बेसिक ऑफ इनकम टैक्स अपने पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 में आप लोग जाकर देख सकते हो। आज अपने चालू करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है: इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चालू करने वाले हैं। देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब लगेगा? सबसे पहले तो ये 5 हेड्स जो है, ये पांचों हेड्स कब लगेगा, ये चार्जिंग सेक्शन में दिया रहता है, इनके सभी के हेड्स के अंदर। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन 22 से लेकर 27 तक चलेगा। तो कोई भी हेड्स का देखोगे ना सेक्शन, तो उसका पहला सेक्शन ही बताएगा कि कब लगेगा। मतलब बोले थे ना उस दिन कि ऐसा एक इवेंट होता है, जैसे आप किसी चीज को टच करोगे ना तो हो जाएगा, उसी तरीके से इवेंट है यहाँ पे टैक्स में कि ये अगर होगा तो ये टैक्स लग जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब कब लगेगा? तो देखो, सबसे पहले अगर आपका 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कितना? 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लगेगा। कौन कौन सा कंडीशन है? तो देखो, पहला कंडीशन तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। पहला कंडीशन ये है कि सपोज करो कि आप अपने प्रॉपर्टी रखे हो और वो प्रॉपर्टी जो है आप रेंट पे लगा के रखे हो, और वो प्रॉपर्टी क्या है? बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। तो बिल्डिंग का मतलब तुम लोग जानना होगा, लैंड अपर्टेनेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो, जब हम लोग कोई बंगला वंगला खरीदते हैं तो क्या आसपास का लैंड भी तो मिलता है, जैसे पार्किंग एरिया मिल गया हमको, सपोज पार्किंग एरिया, आसपास का थोड़ा बाउंड्रीज का एरिया मिल गया, वो सब भी बिल्डिंग में ही कवर हो जाएगा, वो सब भी यहाँ पे होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। दूसरा कंडीशन है कि जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो एसएससी ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का, तो एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड थर्ड कि that property should not be used for the purpose of business or profession of the assessee। अगर ये 3 कंडीशन, लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, दूसरा ओनर होना चाहिए एसएससी, और तीसरा वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रोफेशन या बिजनेस के लिए खुद एसएससी यूज नहीं कर रहा है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लग जाएगा। मतलब अगर प्रॉपर्टी को आप भाड़े पे लगा दिए तो उस पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। अब जैसे मैं और ये मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग में है, ये बिल्डिंग हुआ, ठीक है। दूसरा, क्या मैं ओनर हूं इसका? तो मैं ओनर नहीं हूं इसका, ये मैंने रेंट पे लिया है, तो क्या मेरे हाथ में इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लगेगा? क्या नहीं। सपोज करो मैंने ये रेंट पे लिया, अब आगे मैंने किसी और को रेंट पे दिया, तो अब तो ये बिल्डिंग है और मेरे को रेंट भी इनकम हो रहा है, तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? तब भी नहीं, क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं ना इस बिल्डिंग का, इस रूम का मैं ओनर नहीं हूं। ओनर होना जरूरी है, तीनों कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई होना चाहिए कि प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग अपने देयर टू होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि ओनर होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन वो हम खुद के ओनर खुद अपने प्रोफेशन या बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है, तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लग जाएगा। ये सेक्शन नंबर 22 बताता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 22 के बाद हमको प्रॉपर्टी कितना तरीका का हम लोग देखेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो दो, एक तो आप लेके चलो लेट आउट प्रॉपर्टी, और एक लेके चलो आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होता क्या है? देखो, अब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब लगेगा? जब रेंट पे लगाए हैं। तो देखो, प्रॉपर्टी जो है मेरा दो तरीके का हो सकता है, एक तो मैंने खुद सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा है और दूसरा अपने लेट आउट कर दिया, एक भाड़ा पे लगाए और एक खुद रह रहा है। तो जैसे बड़ा बड़ा आदमी है तो उसके पास तो बहुत सारा प्रॉपर्टी हो सकता है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स नहीं आता है, क्योंकि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑलवेज जीरो या नेगेटिव होगा। तो बड़ा बड़ा आदमी है वो हमेशा बोलेगा कि हम 10 को घर रखते हैं और हम 10 में रहते हैं, तो इनकम टैक्स बोलता है नहीं। आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 हाउस रख सकते हो। कितना? 2 हाउस। फिर से सेल्फ ऑक्युपाइड मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका? 2 हाउस हो सकता है। लेट आउट आप कितना भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी, ये दो तरीके का प्रॉपर्टी के बारे में अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहां पढ़ने वाले हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट। अब आगे अगर हमें तो फॉर्मेट में चलते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगा कैसे, और उस फॉर्मेट से एक एक चीज को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि हर चीज आखिरकार बनेगा तो बनेगा कैसे। तो देखो, ये है अपना फॉर्मेट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट।
अगर लेट आउट प्रॉपर्टी रहा तो ये, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहा तो ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेट आउट प्रॉपर्टी का, देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे म्युनिसिपल, उसके बाद लेस करेंगे उसे क्या, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये बात ध्यान रखना है। देखो म्युनिसिपल टैक्स जो होता है, जो कि म्युनिसिपैलिटी लगाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब सपोज करो कि हमको हर साल म्युनिसिपल टैक्स देना था 10,000 10,000 10,000 करके, हम पिछले 2 साल का नहीं दिए थे और इस साल का अभी तक नहीं दिया है, हम क्या किए तीनों साल का एक साथ यहाँ पेमेंट कर दिए, तो क्या तीनों साल का एक साथ आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एक साथ आपको यहाँ पे माइनस करने का अलाउ मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आपने कितना पेमेंट किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उससे मतलब है, अक्रूवल से यहाँ मतलब नहीं है, ड्यू बेसिस पे नहीं, यहाँ पेमेंट बेसिस पे आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं, अब ये हो सकता है ना कि जैसे यहाँ इस रूम का म्युनिसिपल टैक्स मैंने जाकर पे कर दिया, अब मैंने जाकर पे किया तो यहाँ डिडक्शन मेरे को नहीं मिला, मतलब इस ओनर को नहीं मिला, क्यों, क्योंकि मैं तो यहाँ टेनेंट हूँ, टेनेंट पेमेंट करेगा अगर म्युनिसिपल टैक्स तो यहाँ माइनस नहीं हो सकता, कौन पेमेंट करना चाहिए, अगर ओनर, बात समझ रहे हो तुम लोग, ओनर अगर पेमेंट करेगा ना तभी मिलेगा, बुझ रहा है, नहीं बुझ रहा है तो बुझो भाई ठीक से, ओनर पेमेंट करेगा तभी, और नहीं तो नहीं मिलेगा, अगर टेनेंट पेमेंट कर दिया तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना नेट एनुअल वैल्यू, उससे लेस करेंगे क्या डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें दो डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन, अपना एक आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे निकलेगा, तो 30% ऑफ एनएवी, क्या 30% ऑफ एनएवी, एनएवी जितना आएगा उसका 30% लेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल मतलब अगर आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का छूट, ये वाला अप्रूवल बेसिस पे लगेगा, क्या अप्रूवल बेसिस पे, यहाँ पे क्या जैसे 3 साल का पेमेंट एक बार में किया तो आपको यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पे हर साल आपको मिलते रहेगा, अक्रूवल बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे नहीं होता है। ये आ जाएगा क्या आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये लेट आउट के केस में ऐसा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है ना, एनएवी 0 होता है, ये भी 0, आप म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करो ना करो, पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसका 0 हो जाता है, ये भी आपको छूट मिलेगा नहीं, तो एनएवी आपका 0 हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ होगा नहीं क्योंकि एनएवी 0 है, एंड 0 का 30% 0 होता है, एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको मिल जाएगा और ये आपका नेगेटिव में आएगा। देखो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या तो नेगेटिव होगा या तो 0 होगा, या तो नेगेटिव होगा तो 0 होगा, हो सकता है आपका इंटरेस्ट आपने कुछ लिया ही नहीं हो तो आपका इंटरेस्ट लगा ही नहीं हो तो ये 0 हो जाए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव अगर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। So income from house property from the self-occupied property can be 0 or negative. It cannot be positive. Positive नहीं हो सकता ये। बात समझ में आया? अब तुम लोग बोलेगा भैया आप फॉर्मेट तो बता दिए हैं, हम लोगों को आता नहीं है ना कि हर चीज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। देखो चापने का दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट आप याद कर लो, हर एक लाइन का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकाला जाएगा, डिडक्शन कैसे निकाला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, सब अलग अलग टॉपिक में मैं समझा दूंगा, तो फिर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंडा क्लियर हो जाएगा। अब देखो नॉर्मली इनकम जो होता है, इनकम जो टैक्स में क्या होता है, आपने कितना कमाया माइनस कितना एक्सपेंस हुआ, उस पे इनकम होता है, वो इनकम होता है और उसके ऊपर आप टैक्स देते हो। तो अब एक कोई बोल सकता है कि मान लो मेरा घर है, हम इसमें क्या करते हैं, रिपेयर के लिए खर्चा करते हैं, मान लो हम एक गार्डनर रखे हैं, मान लो एक मेरा बिल्डिंग को कोई साफ करने आता है, वो सब का खर्चा अगर हम किए हैं वो तो हम माइनस किए नहीं, म्युनिसिपल टैक्स तो वो दूसरा चीज होगा, म्युनिसिपल टैक्स जगह पेमेंट किए, लेकिन यहाँ पे से मान लो हम गार्डनर रखे या फिर मान लो हम पूरा हाउस जो पूरा घर को बिल्डिंग को साफ करता है उसको एक आदमी को रखे, वो सब भी तो खर्चा है, वो सब हम माइनस नहीं करो, हम जनरेटर रखे, लाइन चल जाता है जनरेटर चालू करवा देते हैं, तो देखो आप कोई भी खर्चा करो सब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका यहाँ मिल गया ना स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, एनएवी तो माइनस कर दिया हम लोग सीधा, जितना आपका आएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड एनएवी उसका 30% सीधा माइनस कर लेना, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, आप खर्चा करो 30% ऑफ एनएवी मत करो, बहुत ज्यादा कर दो घंटा फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट को लगे देखो ज्यादा दिमाग हम लगाते हैं, दिमाग मेरे पास है नहीं, दिमाग को हम लोग कहाँ लगाते हैं, वोट लेने के लिए, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, ठीक है, वोट कौन लेगा, ठीक है, यहाँ पे सीधा बोलिए 30% ऑफ एनएवी आप लेके नक्की करो भाई, खत्म करो, 30% ऑफ एनएवी लेंगे, कहानी हो जाएगा खत्म, और ये आ जाएगा क्या मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही फॉर्मेट है, इसके अलावा इधर उधर मत जाना कहीं पे, ठीक है, किस तरीके से सब कुछ निकलेगा वो अपने हर एक पार्ट पार्ट करके सीख लेंगे, चलो डन। देखो
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर कंडीशन ध्यान है तुम लोगों को तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी वहां होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग अपने देयर टू। दूसरा क्या था, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा क्या था कि द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। तो देखो ओनर होना चाहिए। तो इनकम टैक्स में क्या है ना, ऐसा 5 केसेस है जहां पे आप ओनर नहीं हो फिर भी आपको मान लिया जाएगा डीम्ड ओनर, मतलब उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो फिर भी मान लिया कि आप ही ओनर हो और आप ही को इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी पे, उससे प्रॉपर्टी से अगर इनकम कुछ होता है तो। अब ये कौन कौन सा केसेज है ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर कोई बंदा अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को या फिर अपने स्पाउस को, तो आपका जो इनकम है वो स्पाउस या माइनर चाइल्ड का नहीं माना जाएगा, आपका ही मान लिया जाएगा और आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड और स्पाउस, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका ही प्रॉपर्टी मान के आपके हाथ में टैक्स लगाया जाएगा। सपोज करो यहाँ मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स अपना प्रॉपर्टी को मिसेज एक्स को ट्रांसफर कर दिया, और या फिर एक बच्चा है ऐसे उसका माइनर चाइल्ड उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो भले इनकम ये लोग कमा रहा है बट इनकम टैक्स ये भरेगा क्योंकि इसके हाथ में आ जाएगा। बोला जाएगा इसका प्रॉपर्टी है ही नहीं, आपका प्रॉपर्टी है, मिस्टर एक्स डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा और इसको जाके इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। हाउएवर अगर माइनर चाइल्ड मैरिड है तो उस केस में आपका मतलब उसका प्रॉपर्टी नहीं मर जाएगा। सपोज करो ये बच्ची जो थी, बच्ची डॉटर होना चाहिए, ये डॉटर जो है ये क्या हो गया, ये डॉटर का शादी हो गया था और ये माइनर थी, बाल विवाह, समझ रहे, तो ये माइनर अगर चाइल्ड है, माइनर डॉटर है और उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है और ये मैरिड है तो इसका प्रॉपर्टी डीम्ड नहीं माना जाएगा ये ओनर। लेकिन ये माइनर है, शादी नहीं हुआ है, तब इसका ही प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा और उसके हाथ में टैक्स लग जाएगा। ठीक है। दूसरा केस है द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। अगर कोई होल्डर है, कोई प्रॉपर्टी का इम्पार्टिबल एस्टेट का कोई होल्डर है तो उसको ही मान लिया जाएगा ओनर। ठीक है। तीसरा है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, सोसाइटी और एनी अदर एसोसिएशन। जैसे मान लो गोकुलधाम सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या होता है कि आपको मेंबर बनाया जाता है, यूनिट का एक मेंबर बना दिया गया। तो देखो आप ओनर नहीं हो, एक मेंबर हो, तो आपका एक यूनिट मिला है ना वहां पे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स में एक आपको क्या मिल गया, यूनिट मिल गया, एक फ्लैट मिल गया, तो आप यूनिट के ओनर हो, मेंबर बने हो, लेकिन आपको उस फ्लैट का ओनर मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। चौथा पर्सन हु एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये याद कर लेना। और लास्ट है लेसी ऑफ अ बिल्डिंग अंडर सेक्शन 269 यूएएफ। इसका मतलब जैसे सपोज करो कि 12 साल से ज्यादा अगर आप लीज पीरियड पे दे दिए अपना प्रॉपर्टी तो उसको ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो ये था अपना क्या, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, सॉरी डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। 5 केस हुआ। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, द होल्डर ऑफ द इम्पार्टिबल एस्टेट। तीसरा अपना था अगर हम मेंबर हैं किसी कंपनी एसोसिएशन, ये सब। और चौथा था अपना क्या कि अगर हम मान लो किसी प्रॉपर्टी को लेके रखे हैं ट्रांसफर एक्ट के तहत, और पांचवा लीज के तहत। ठीक है, ये 5 कंडीशन है, आप पढ़ लेना, याद कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।